नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपना जो विज़न मैगज़ीन अक्टूबर मंथ की थी, उसको कंप्लीट कर रहे थे। आज इसमें ये तीसरा वीडियो है, जिसमें हम पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले और दूसरे वीडियो में हमने जो विज़न मैगज़ीन के महत्वपूर्ण पॉलिटी सेक्शन के जो जो टॉपिक्स थे जैसे शहरी स्थानीय राजनीतिक का प्राधिकरण, कानून निर्माता में संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे लेसन हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे, पहले और दूसरे वीडियो में। आज हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम पॉलिटी सेक्शन का संक्षिप्त सुर्खियाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना विज़न मैगज़ीन अक्टूबर मंथ की। आइए प्रारंभ करते हैं आज से। सबसे पहले आप देखेंगे, पहली सुर्खियाँ ये हैं, जो शॉर्ट न्यूज़ होती हैं ये। पहला है, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967 यानी कि ऊपा अधिनियम 1967 का है। के तहत गैर कानूनी संगठनों के ऊपर जो बनाया गया था ये है। याद रखिएगा, ये जो कानूनी गतिविधियाँ होती हैं, गृह मंत्रालय से संबंधित होती हैं। गृह मंत्रालय ने यूएपीए 1967 के तहत जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। तो गृह मंत्रालय ने किसको गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है? जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को जो है गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत 1967 में जो आया था उसके तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। यूएपीए 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि कोई व्यक्ति या कोई संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में आगे ना बढ़ा सके, उनको रोकने के लिए यूएपीए अधिनियम लाया गया था 1967 में। तथा साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनके में जुड़े मामलों से निपटान से भी संबंधित है। और यह समिति जो है आतंकवाद की गतिविधियों पर ध्यान रखती है, साथ ही उनसे जुड़े हुए मामले पर भी अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है या रिपोर्ट बनाती है। इस अधिनियम के कुछ मुख्य प्रावधान हैं, देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत इस किए गए अपराध संज्ञेय होते हैं, अर्थात बिना वारंटी के गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी अगर किसी के ऊपर यूएपीए लग जाता है, तो ऐसे अपराध को संज्ञेय होते हैं तथा इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। दंड क्या होता है इसमें? इसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसे कृत्यों के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो पहली बात है कि इसमें दंड क्या है? इसमें इस यूएपीए में मृत्यु दंड है और आजीवन कारावास है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जिससे के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ-साथ उसमें जुर्माना भी लगाया जाएगा। गैर कानूनी संगठन जो है, किसी संगठन को गैर कानूनी घोषित करना। केंद्र सरकार विशेष आधारों को स्पष्ट करके किसी भी संगठन को गैर कानूनी संगठन घोषित कर सकती है। इसकी अधिसूचना की अधिसूचना इसकी अधिसूचना आधिकारिक गज़ट में जारी की जाती है। अधिकरण की आधिकारिक सीमा किसी भी संगठन के गैर कानूनी घोषित होने के 30 दिन के भीतर अधिसूचना अधिकरण को रेफर की जाती है। यानी कि 30 दिन के अंदर ऐसी सूचना दी जाती है जब किसी को इसमें गिरफ्तार किया जाता है। अधिकारों अधिकरण में केवल एक सदस्य, एक उच्च न्यायालय या न्यायाधीश होते हैं। केंद्र को प्रदत्त अन्य शक्तियाँ क्या हैं? किसी गैर कानूनी संगठन द्वारा उनके धन के उपयोग पर रोक लगाना, पहला। दूसरा है किसी गैर कानूनी संगम के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्थान को अधिसूचित करना। पहले जो उन केंद्र की अन्य शक्तियाँ क्या है इसमें? कि जो वो संगठन है उसमें आ रहा धन के उपयोग पर रोक लगाना। दूसरा, अगर वो किस स्थान पे मीटिंग कर रहे हैं उसके लिए उन पे रोक लगाना।
आतंकवादी कृत्य क्या हैं? इनकी परिभाषा देख लेते हैं। इसमें भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता के खतरे में डालना अथवा भारत में किसी विदेश में आतंकी हमला करने के इरादे से किया गया कोई भी कृत्य शामिल है। मतलब कि आतंकवादी कृत्य क्या हो सकते हैं कि पहला, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरे में डालना तथा ऐसे संगठन या ऐसे किसी इरादे को आतंकवादी के अंतर्गत कृत्य में लाया जाएगा, जिसमें कोई गतिविधि जो आतंकवादी गतिविधियों के बारे में किसी को किसी सम्मेलन में बात हो, उसको लेके इसके लिए बात होती है। आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करना, ऐसा जांच अधिकारी द्वारा नामित प्राधिकरण की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। मतलब कि आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करना ऐसा क्या कैसे कब जब्त होगा? ऐसे जांच अधिकारियों द्वारा नामित प्राधिकारी को पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। किसी की जब आप जब्त करना हो किसी के जो धन को, तो उसके लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा चैप्टर का पहला चैप्टर सुर्खियों वाला खत्म हुआ। दूसरा देख लेते हैं क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर का ऑनलाइन पंजीकरण। विधि आयोग ने, याद रखिएगा, विधि आयोग ने अपनी 282वीं रिपोर्ट में कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप दी। इस रिपोर्ट का शीर्षक ऑनलाइन माध्यम से प्राथमिकता दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में संशोधन। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने पर प्राथमिकता दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं? एफआईआर को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। ऐसे सभी संज्ञेय अपराध के लिए ई याद रखिएगा, संज्ञेय अपराधों पे आपका एफआईआर है। एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां आरोपी के बारे में पता नहीं है या आरोपी के बारे में पता है और उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, तो वो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। फिर है राज्यों के पास अपराधियों की सूची का विस्तार करने की शक्ति होनी चाहिए। पक्षकारों में को निजता के अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मुखबिर शिकायतकर्ता का सत्यापन किया जाना चाहिए और झूठी सूचना देने के लिए सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। सभी गैर संज्ञेय अपराध के लिए ई शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिकायत का अर्थ इस संहिता के तहत कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से वर्णित कोई भी अपराध है। क्षमता निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत है। एफआईआर एफआईआर का महत्व देख लेते हैं। नागरिक किसी अपराध की प्राथमिक आसानी और कुशलता से दर्ज करा सकता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों पर हो रही कार्रवाई को समय समय पर ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे पुलिस स्टेशन में लोगों के आने की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा है आधार विश्व की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी है। केंद्र सरकार ने ये बात कही है। एक निवेशक सेवा एजेंसी के दावों का खंडन करते हुए केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि आधार एक फुल प्रूफ डिजिटल आईडी है। यह फुल प्रूफ का आशय है कि इस डिजिटल आईडी को धोखाधड़ी नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि आधार 12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है। इससे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। इसके तहत एकत्र डेटा
यूआईडीएआई के के डिटेशनरी डेटा रिपोर्टिंग यानी कि सीआईडीआर में सुरक्षित रहता है। आधार की मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता देख लेते हैं। इसमें बायोमेट्रिक का दोहराव नहीं होता है। इस कारण एक ही जानकारी पर कई आधार कार्ड जारी नहीं हो सकते हैं। द्विच्छिक संख्या, इसके तहत जारी की जाने वाली संख्या यादृच्छिक होती है। साथ ही यह धर्म, जाति, आय जैसे किसी भी विवरण से रहित होती है। और संरचना, यह खुली और विस्तृत योग्य प्रणाली पर आधारित है। वर्तमान प्रणाली वर्तमान प्रणाली एक दिन में 100 मिलियन प्रमाणीकरण निष्पादित करने में सक्षम है। यानी कि ये जो संरचना है, एक दिन में 100 मिलियन प्रमाणीकरण कर सकती है। आधार को सुरक्षित आधार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं? यूआईडीएआई ने आधार को सुरक्षित बनाने के लिए आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा तंत्र की शुरुआत की है। संसद ने मजबूत प्रावधानों के माध्यम से को आधार प्रणाली को शासित करने और कानून में निजता संबंधित सख्त सुरक्षा उपाय किए हैं। आधार अधिनियम 2016 की धारा 32(3) यूआईडीएआई को किसी भी प्रमाणीकरण के उद्देश्य के संबंध में किसी भी जानकारी को नियंत्रित करने, एकत्र करने या सुरक्षित करने से रोक सकती है। आधार प्रणाली अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निजता संबंधित मानकों द्वारा प्रमाणित है। साथ ही इसे सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 27001 2013 और निजता प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन भी प्राप्त है। आधार के प्रमुख उपयोग क्या हैं? डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए इसका उपयोग हो सकता है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में, जैम यानी कि जन धन आधार और मोबाइल ट्रेडिंग में, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए, कोविन पोर्टल के लिए यानी जो कोरोना का वैक्सीन लगे उसके लिए पोर्टल मतलब वो पोर्टल, और चेहरा प्रमाणीकरण में उपयोग हो सकता है। तो टॉपिक देखेंगे, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियम अधिनियम 1955, यानी कि आप जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट जो है 1995 का वो देखने जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल जो होता है केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को अधिसूचित किया है। यह संशोधन केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के उन प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए कार्यात्मक तंत्र प्रदान करता है, जिसमें कुछ कृत्यों और गैर आपराधिक घोषित किए गए हैं। संशोधन के उद्देश्य क्या है? वर्ष 1995 के केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम को यह अधिक व्यापक और अनुकूल बनाना, निवेशकों का विश्वास बढ़ाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करना। इस अधिनियम की धाराओं को फिर से समीक्षा की गई है। समीक्षा के बाद जन विश्वास प्रावधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदलकर जुर्माना आदि कर दिया गया है। कारावास से संबंधित प्रावधान की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श व चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर मौद्रिक सजा के प्रावधान है। पहले जहां यहाँ दंड का प्रावधान था, अब मौद्रिक दंड का प्रावधान हो गया, मतलब कि उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। सरना संहिता ये देख लेते हैं। झारखंड सरकार आदिवासियों के लिए सरना सहित धार्मिक संहिता को मान्यता देने पर विचार कर रही है। याद रखना है,
सरना संहिता कहाँ की है? वह है छत्तीसगढ़ की है। सरना के अनुयायी प्राकृतिक पूजक होते हैं, जो स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं। जो सरना संहिता के अंतर्गत जो उनके पूजक होते हैं, वो स्वयं को हिंदू नहीं मानते हैं। ये दशकों से अपनी एक अलग धार्मिक पहचान की मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, और अब तक हुए जनगणना सर्वेक्षण में उन्हें धर्म के कॉलम में अन्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सरना पंथ सरना पंथ के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। वे ना ही वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं और ना ही स्वर्ग नरक की अवधारणा में विश्वास करते हैं। सरना आस्था के पवित्र प्रतीक जल, जंगल और जमीन हैं। इनके जो पवित्र जो प्रतीक हैं वो क्या है? पहला जल, दूसरा है जंगल, तीसरा जमीन है। इसके अनुयायी वृक्ष और पहाड़ियों की भी पूजा करते। किसकी करते? वृक्ष और पहाड़ियों की पूजा करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। तो इस हिसाब से हमारा पॉलिटी सेक्शन जो विजन मैगज़ीन में दिया हुआ था, वह कंप्लीट होता है। पॉलिटी सेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो विविध के रूप में दिया हुआ था। अब हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे, जो है आपका वो रहेगा दूसरे वीडियो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हम कभी वीडियो जब डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।